हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज शर्मा जनक सिंह चौहान के साथ एमजे क्लासेज में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 की किताब विस्टा, उसका सेकंड लेसन द टाइगर किंग यानी कि बाघ राजा। इसको लिखने वाले हैं कल्कि। और इस लेसन को जो लिख के इन्होंने एक बहुत बड़ा संदेश दिया है कि हमें जंगली जानवरों के प्रति किस प्रकार का रवैया अपनाना चाहिए। इस कहानी के जो प्रमुख नायक हैं वो हैं प्रतिबंधपुरम नाम की जो जगह है उसके महाराजा, जिनको हम कई नामों से जानते हैं इस कहानी के अंदर, जिसमें उनके कई सारे नाम हैं। जंग जंग बहादुर, टाइगर किंग, शतव्याघ्र संहारी। लेकिन जो इन शॉर्ट हम अगर हम कहना चाहें तो हम सीधा सा कि टाइगर किंग और बाघ राजा के नाम से इनको हम जानते हैं। तो कहानी शुरू होती है प्रतिबंधपुरम के अंदर एक छोटे से बच्चे के जन्म के रूप में, यानी प्रिंस के जन्म के रूप में। तो ये जो बाघ राजा है इनका जन्म होता है। अब जब ये 10 दिन के होते हैं तो 10 दिन के अंदर इनका नामकरण की एक परंपरा होती है राज परिवार के अंदर। तो उस परंपरा के अनुसार नगर के जो प्रमुख ज्योतिषी हैं उनको बुलाया जाता है और उनका नामकरण किया जाता है। तो जब इनका नामकरण होता है तो जो ज्योतिषी है वो कहते हैं कि इस बच्चे का जन्म वृषभ काल में हुआ है और वृषभ काल और बाघ आपस में शत्रु हैं, इसलिए इनकी मौत हो सकती है। इस बात को सुनकर जो 10 दिन का बालक था उसे बड़ा ताज्जुब हुआ और वो बोलने लगा और उसने कहा कि हे संतों, सब एक न एक दिन मरेंगे, ये कोई नई बात आपने नहीं बताई। उसको बोलता देख ज्योतिषी वगैरह जो थे उनको बहुत ताज्जुब हुआ और उन्होंने कहा कि हाँ, कोई नई बात नहीं है, लेकिन आप 10 दिन के में अंदर बोल रहे हो तो ये तो कोई विशेष बात है। तब उस बालक ने कहा कि मुझे मरना है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैं किस तरह मरूंगा ये अगर आप बता सकें तो मैं आपको मान जाऊं। तो ज्योतिषी जो था प्रमुख, उसने राजकुमार की जो नज़रें थी उसके ऊपर अपनी नज़र गड़ाई और कहा कि हाँ, आप एक बाघ के द्वारा मारे जाओगे। बाघ का नाम सुनते ही बच्चा जो था वो बिल्कुल भी नहीं घबराया, सिर्फ इतना बोला उसने कि बाघों अब सावधान हो जाओ। समय गुजरता गया धीरे धीरे। जो राजकुमार था उसने अंग्रेजी गाय का दूध पिया, अंग्रेजी नर्स ने उनको पाला और अंग्रेजी अध्यापक ने उसको पढ़ाया। यानी कि जब तक वो राजा नहीं बना तब तक उसका लालन पालन पूर्णतया अंग्रेजी तरीके से हुआ। अब जब उसके पास सिंहासन आ गया तो जो ज्योतिषी थे उन्होंने कहा कि महाराज आप सावधान रहना, आपको बाघों से खतरा है। तो उसने क्या किया कि सबसे पहले अपने राज्य में जितने भी बाघ थे उनको देखकर एक बाघ को मार गिराया और उसको मार गिराकर ज्योतिषी को बुलाया कि देखो मैंने बाघ मार दिया। तो ज्योतिषी ने कहा आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन आपको खतरा 100 नंबर के बाघ से है। तो राजा ने सोचा कि ठीक है, अगर मैं 100 बाघ मार देता हूँ तो कि अगर आप 100 बाघ मार देते हैं तो आपकी ज़िंदगी में फिर कोई खतरा नहीं है और मैं अपनी ज्योतिष की जो कार्य है उसको छोड़कर मूंछ मुड़वा कर यहाँ से चला जाऊँगा, कोई दूसरा धंधा या दूसरा व्यवसाय करने शुरू कर दूंगा। राजा ने सारा काम छोड़ दिया और 100 बाघ मारने की तैयारी करने शुरू कर दी। उसने बोल दिया सबको कि मैं जब तक 100 बाघ पूरे नहीं कर देता मारकर तब तक मैं कोई राजकार्य नहीं करूंगा। अब धीरे धीरे उसने बाघ मारने शुरू कर दिए। तो अपने राज्य में जितने भी बाघ थे उनका सफाया कर दिया उसने। ऐसा नहीं है कि जब उसने इतने बाघ मारे तो उसे किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। काफ़ी परेशानियां आई। एक बार एक ब्रिटिश जो बहुत ऊंचा अधिकारी था वो उसके राज्य में आया और कहने लगा कि मुझे बाघ का शिकार करना है। ये सुनकर ये जो राजा था वो कांप गया कि ये काम तो मेरा है। राजा किसी भी तरह इस ब्रिटिश अधिकारी को यहाँ से बिना शिकार किए भेजना चाहता था। तो उसने एक आइडिया आया उसके दिमाग में। उसने क्या किया, कलकत्ता के अंदर जो ब्रिटिश कंपनी थी एक जो हीरे जवाहरात का काम करती थी, वहाँ से कई प्रकार के हीरों की अंगूठियाँ मंगवाई और उस ब्रिटिश अधिकारी जो था उसकी वाइफ के पास भेज दी ताकि इनमें से कोई एक अंगूठी वो सेलेक्ट कर ले और ये जो ब्रिटिश अधिकारी है वो खुशी खुशी वापस चला जाए। लेकिन राजा की किस्मत खराब थी कि उसने सारी अंगूठियाँ पसंद कर ली और एक भी अंगूठी वापस नहीं भिजवाई। राजा को यहाँ पर काफ़ी पैसों की हानि हुई, लेकिन फिर भी उसको खुशी इस बात की थी कि वो उस ब्रिटिश अधिकारी को बगैर शिकार किए वापस भेजने में सफल हो गया। कैसे? कि ब्रिटिश अधिकारी जो था उसको सिर्फ बाघ के साथ फ़ोटो खिंचवाने में काफ़ी आनंद आता था। तो इस बात पे सहमत हो गया कि चाहे से शिकार राजा कर लेंगे, लेकिन उस मरे हुए बाघ के साथ फ़ोटो ब्रिटिश अधिकारी ही खिंचवाएगा। बात तय हो गई और ऐसा करने के बाद ब्रिटिश अधिकारी वापस चला गया। अब चूंकि इनके राज्य में बाघों की संख्या बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी तो राजा ने सोचना शुरू किया कि अभी तक तो 100 बाघ पूरे नहीं हुए,
तो फिर क्या किया जाए। तो उसने अपने जो मंत्री थे उनको बुलाया कि एक काम करो, हमारे आसपास जितने भी राज परिवार हैं या जितने भी राज्य हैं उनके राज परिवारों में आप एक मेरे लिए एक लड़की देखो, लेकिन शर्त यह है कि उनके राज्य में बाघ होने चाहिए। धीरे धीरे ये उनकी इच्छा पूरी हो गई, उनकी शादी हो गई एक अच्छे राजघराने में जहाँ के वहाँ पर बहुत सारे बाघ थे। तो राजा जब भी अपने ससुराल जाता 10-5 बाघ शिकार करके आ जाता, लेकिन धीरे धीरे उनके बाघों की यहाँ भी कमी होने लगी और 99 बाघ राजा मार चुका था और मारकर उन बाघों की खाल अपने जो महल था उसके अंदर सुशोभित कर चुका था। लेकिन एक बाघ अभी भी बचा हुआ था और यही बाघ आखिरी बाघ था जो उसके लिए खतरनाक साबित होने वाला था। तो उस एक बाघ की काफ़ी छानबीन की गई, लेकिन अब बाघ थे ही नहीं। जैसे ऐसा लग रहा था सारे बाघ जो थे अपने रिश्तेदारों के यहाँ भाग गए थे या फिर मारे जा चुके थे। अब राजा ने दीवान को बुलाया और कहा कि मेरे लिए एक बाघ की व्यवस्था करो, कैसे भी, मुझे पता नहीं है कैसे होगा। धीरे धीरे एक अफवाह फैलना शुरू हुई कि पास का एक गाँव था उसके अंदर धीरे धीरे भेड़ें कम हो रही है। तो ये अफवाह फैलाई गई कि ये काम किसी बाघ का ही है। राजा तुरंत वहाँ पहुंचा और कहा कि यहाँ पर एक एक पेड़ को छान मारो, जहाँ भी बाघ दिखाई दे मेरे को बताओ। राजा ने अपने वहाँ डेरा डाल दिया। 3 दिन हो गए लेकिन वहाँ पर कोई बाघ दिखाई भी नहीं दिया। राजा ने दीवान को बुलाया और उसने कहा कि इस जो गाँव है इसका लगान 3 गुना कर दी जाए और फिर भी अगर मुझे बाघ नहीं मिला ना तो तुम्हारी नौकरी भी गई, खत्म समझो। दीवान काफ़ी डर गया। वो अपने घर पर आया और देखा कि अब अंतिम समय आ गया है। तो जो दीवान था उसको एक शौक था बाघ पालने का। उसने कलकत्ता की जो जू था वहाँ से एक बाघ ला रखा था और उसको पालता था घर पे सीक्रेटली, जिसको किसी को पता ही नहीं था। उसने सोचा कि जब अपने ऊपर ही बनाई है तो फिर क्या किया जाए। तो उसने बाघ को ज़बरदस्ती उठाया और अपनी कार में डाला। कार में डालकर उस जंगल में छोड़ा जहाँ पर यह अफवाह फैलाई गई थी। बाघ को जैसे तैसे नीचे उतारा कार से, वहाँ छोड़ दिया और राजा को बोला कि राजा बाघ मिल गया है। राजा बहुत खुश हुआ। वो जाकर देखता है तो देखता है कि हाँ वहाँ पर एक बाघ था। राजा ने एक निशाना साधा और बाघ वहीं पर ढेर हो गया। जब राजा खुशी के मारे चिल्लाया कि मैंने 100 बाघ मार दिए हैं और अपनी कार से रवाना हो गया। अब उसके साथ जो शिकारी आए थे और जो लोग आए थे उन्होंने पास में जाके देखा तो बाघ अभी भी जीवित था। यानी कि बाघ के पास से गोली तो निकली थी लेकिन बाघ को लगी नहीं, निशाना चूक गया था और बाघ जो था उस गोली के भय मात्र से ही बेहोश हो गया था। और राजा ने सोच लिया कि बाघ मर गया था। जो शिकारी थे अगर उन्होंने सोचा कि अगर हम राजा को ये कहते हैं कि बाघ नहीं मरा, आपका निशाना चूक गया, तो हो सकता है वो उनको भी मौत के घाट उतार दे। तो एक शिकारी ने क्या किया, बिल्कुल पास से निशाना साधा और बाघ को ख़त्म कर दिया। 100वें बाघ की जो खाल थी उसको भी राज दरबार में टांग दिया गया। बात खत्म हो गई यहीं पर। राजा खुश था कि उसने 100 बाघ मार दिए थे। 3-4 दिन बाद उसके जो तीसरा राजकुमार था उसका बर्थडे था। तो बर्थडे के अंदर वो कुछ देना चाहता था। तो उसने तय किया कि चलो मार्केट में चलते हैं और इस राजकुमार के लिए कोई गिफ्ट खरीद के लाते हैं। राजा मार्केट में घूमता है तो वहाँ पर एक लकड़ी का बाघ राजा को बहुत पसंद आता है। राजा उसकी कीमत पूछता है उससे। तो बाघ बेचने वाला कहता है लकड़ी का कि अगर मैं राजा को कहता हूँ कि इसकी कीमत मात्र 20 पैसे है तो शायद वो कुपित हो जाए कि इतना सस्ता गिफ्ट कैसे हो सकता है। वो उसकी कीमत बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताता है। जब बढ़ा चढ़ाकर बताता है तो राजा बहुत खुश होता है और कहता है कि ये बाघ तुम्हारी तरफ से राजकुमार को जन्मदिन का एक गिफ्ट दिया जाएगा। वहाँ से बाघ खरीद लिया जाता है लकड़ी का और जाकर राजकुमार को गिफ्ट कर दिया जाता है। राजकुमार बहुत खुश होता है। अब एक दिन राजकुमार यानी कि उसका पुत्र और राजा दोनों उस बाघ से खेल रहे होते हैं। अब बाघ के ऊपर बहुत ही छोटे छोटे कांटे होते हैं। कांटों का मतलब है उसकी जो पॉलिशिंग और ढंग से नहीं होती, खुरदरी होती है उसकी जगह लकड़ी की, तो उसमें से पांसें निकली हुई होती है। एक पांस राजा की उंगली के अंदर लग जाती है। अब वो लगती है तो इतना बड़ा घाव हो जाता है कि वो आसपास के जितने भी वैद्य हैं उनसे मिटने में नहीं आता और 4 दिन के अंदर उस राजा के अंदर पूरे शरीर के अंदर वो जहर फैल जाता है और राजा की मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार 100वें बाघ ने अपना बदला पूरा कर लिया था और राजा खत्म हो जाता है। इसी के साथ ये कहानी भी खत्म हो जाती है। अब अगर इस कहानी को आप ढंग से देखते हैं तो इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे।